क्या एग्जाम पैटर्न है, प्रीलिम्स में कितने पेपर होने हैं, मेंस में कितने होने हैं, किस पेपर में कितने मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत होती है, कौन सा मेरिट, किस पेपर के आधार पर मेरिट बनती है, कौन सा केवल क्वालिफाइंग है। सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न के बारे में जानिए, सिलेबस जानिए। विशेषज्ञ हैं और टीचर भी बताते हैं कि अगर निबंध को एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाए तो अच्छा रहता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम माधव उपाध्याय है। मेरा यूपीपीसीएस 2023 में 10वीं रैंक के साथ एसडीएम के पद पर चयन हुआ है। दोस्तों, मेरे रिजल्ट आने के बाद मेरे बहुत से नवोदय के साथी और बाहर के भी साथी हैं जिनकी क्वेरी है, जो तैयारी कर रहे हैं और एक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। जो समस्या मेरे साथ भी थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसके लिए मुझे इधर उधर बहुत जगह भटकना पड़ा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई बहन या फिर जो भी है, तो उनके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं बताना चाहता हूँ इस पूरी जर्नी में जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए या फिर बहुत सी गलत चीज़ें मैंने पढ़ ली थी, लास्ट में मुझे लगा ये नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस सब को आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ और आपको नया लगता है कि ये ठीक लगेगा तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे तैयारी शुरू की तो उसमें पहला पड़ाव है, लोग तैयारी शुरू करते हैं, उनके पास सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं देखते किस तरीके से क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, प्रीलिम्स में कितने पेपर होने हैं, मेंस में कितने होने हैं, किस पेपर में कितने मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत होती है, कौन सा मेरिट, किस पेपर के आधार पर मेरिट बनती है, कौन सा केवल क्वालिफाइंग है, ये जानकारी नहीं होती। तो मैं आप जो भी तैयारी कर रहे हैं फिर शुरू कर रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानिए, सिलेबस जानिए, कौन सा पेपर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या होना है। उस सिलेबस को हार्ड कॉपी में अपने पास रखिए। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आप फोकस कर रहे हैं, ये जनरली सभी एग्ज़ाम्स के लिए है और पीसीएस के लिए तो है ही है। आप सिलेबस रखिए अपने पास। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पहले, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर्स अपने पास रखिए। फिर उन पेपर्स को देखिए कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब देखने के बाद अब आप उठाइए सिलेबस और देखिए कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उसके लिए ये कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी बुक लिस्ट बनाइए कि हमें क्या पढ़ना है। तो जो मैंने पढ़ा वो बताता हूँ। शुरुआत आप एनसीईआरटीज़ से कर सकते हैं। जनरल नोट्स नहीं बनाने हैं एनसीईआरटीज़ के। 6 to 10th सभी एनसीईआरटी पढ़ लो, साइंस भी पढ़ लो, मैथ्स भी, अगर किसी का मैथ्स वीक है तो मैथ्स भी कर सकता है कि वो भी सीसेट वगैरह में पूछा जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब करने ही करने हैं। 9th में इकोनॉमिक्स ऐड होता है, वो भी करना है। 9, 10 तक ये सब दो तीन बार पढ़ सकते हैं आप। एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ लीजिए, नोट्स नहीं बनाने हैं। उसके बाद 11th 12th 11th में हिस्ट्री है, हिस्ट्री की पढ़नी है आपको, अच्छे से पढ़नी है। जियोग्राफी है, उसे भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में 11th और 12th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसे आप कई बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी की पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की भी देख लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ बनाने के लिए आप उसे पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके बाद आती है कौन सी किताब पढ़नी है। पॉलिटी के लिए एक बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और प्री हो या मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है, इसे आप पढ़िए। और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी 11th 12th की पढ़िए। उसके बाद अगर आप पीसीएस को फोकस कर रहे हैं तो आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। घटना चक्र के उसमें यूपी के जो भी एग्ज़ाम हैं, यूपी के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें देख सकते हैं और उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इतना करने के बाद अब आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए थे सॉल्व्ड, उसमें एक यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आती है, उसे लीजिए। उसमें क्या है, डिटेल सॉल्यूशन जो रहता है क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन फिर ऑप्शन, उसके बाद आंसर, उसका डिटेल सॉल्यूशन वो रहता है। तो उसे ईयर वाइज ईयर या सब्जेक्ट वाइज जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। और आप उस बुक से पढ़ना शुरू करिए और उसे करिए। डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको हो चुकी है। अब आपको देखना है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं और एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए क्वेश्चन लगाने हैं। आंसर को छुपाइए, उसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, आप अटेम्प्ट करिए बस। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर देखिए, उसके बाद जो सही गलत जो भी है उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन पढ़िए।
और इसे आप नोट करते जाइए। जो भी चीज़ आपको लग रही है ये नई है, मुझे याद नहीं है, या फिर अभी याद है बाद में भूल सकता हूँ, तो उसे आप नोट कर लीजिए। ये नोट आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, ईयर वाइज भी कर सकते हैं। जैसे 2001 का आपने पेपर उठाया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं आया, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो भी उसमें डिटेल में दिया गया था उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ क्वेश्चन ऊपर डालिए पेपर 2001 क्वेश्चन नंबर 1, ये चीज़ मुझे नहीं आई, तो वो लिख लीजिए। उसके बाद दूसरे पे आइए, वो क्वेश्चन आपको आ रहा था, आपको लगा ये मैं नहीं बोलूँगा या टफ नहीं है, या आपको लगता है अब नहीं आएगा एग्जाम में, उसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरे पे आइए, तीसरे में फिर आपको 2 पॉइंट नहीं आ रहे तीसरे क्वेश्चन में। मान लिया क्वेश्चन आपने सही कर दिया, थर्ड क्वेश्चन था, आपने अटेम्प्ट किया, सही कर दिया, आपको आ भी रहा था, लेकिन आपने जब नीचे पढ़ा डिटेल सॉल्यूशन तो उसमें 2 चीज़ नहीं आई, तो उसे लिख लीजिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन ही ना आए, तो उस क्वेश्चन को उसको इस तरीके से लिख लेना है कि आपको बस 1 लाइन में बना के कि इसे बाद में याद करना है। और इस तरीके से आप लगभग 30 साल के पेपर अभी अवेलेबल हैं, 30-31 साल के, उन्हें आप कर सकते हैं। और जब प्रीलिम्स के लिए ये हो जाए, उसके बाद मेंस के पहले यूपी पीसीएस मेंस ऑब्जेक्टिव होता था, 2002 से 2017 तक ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो उसके भी पेपर अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्हें भी सॉल्व करना है। ये करने से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 60 से 70 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से किया और उसका रिवीजन अच्छे से कई बार कर लिया, तो 60 से 70 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बस उनका फॉर्म चेंज होता है, फॉर्मेट चेंज होता है। कभी वो 1 लाइनर फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा, कभी वो स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा, कभी वो मैचिंग करने के लिए। चीज़ वही है, उसे बदल बदल के बस उसका रूप बदल रहे हैं, चीज़ वही पूछ रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये हुआ प्रीलिम्स के लिए, जिसका जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होते हैं, मैथ्स या रीजनिंग वीक होती है, तो उन्हें थोड़ा वर्क काम कर लेना चाहिए, जैसे सी सेट ना रुके। 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो वो से आप मैथ्स 10th तक का मैथ्स पढ़ के मैथ्स आपका हो जाएगा। उसके बाद हिंदी और एक कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के उन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा अब आता है मेंस। मेंस में क्या करना है आपको, सिलेबस है, डिटेल सिलेबस लीजिए पीसीएस का। और अब ये मत सोचिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या इंग्लिश मीडियम से। आप अगर हिंदी से भी हैं तब भी इंग्लिश का कंटेंट पढ़ सकते हैं, नहीं डायरेक्ट समझ आ रहा तो उसे ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अच्छी चीज़ है लेकिन वो इंग्लिश में अवेलेबल है, तो हम बस इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमारा तो मीडियम ही हिंदी है, हम कोशिश भी नहीं कर रहे कि उसे समझने की। हमारे पास अब संसाधन हैं, आप उसे डायरेक्ट कॉपी करिए, ट्रांसलेट कर सकते हैं उसे। जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे अपने नोट्स बनाए, नोट्स में इंक्लूड करिए। टॉपिक वाइज, पेपर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। सिलेबस का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए जिसका आपके पास नोट्स ना हो। हर चीज़ का नोट्स होना चाहिए, हर पॉइंट का नोट्स होना चाहिए। हर पॉइंट के बारे में ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 पॉइंट होने चाहिए कि कोई भी चीज़ है, गरीबी क्यों है, पहले उसके बारे में 1-2 फैक्ट याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि भारत में कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी कम हुई, गरीबी क्यों है, गरीबी कम करने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, कुछ नया क्या किया जा सकता है। ये इस तरीके से आपके पास 4-4, 5-5 पॉइंट होने चाहिए। अगर पेपर 1 की बात करें, पीसीएस मेंस में 6 पेपर जीएस के होते हैं, 1 हिंदी का होता है, 1 निबंध का होता है। 6 पेपर में अगर जीएस 1 की बात करें, उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है और इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। जीएस 1 के लिए जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए, उसमें हिस्ट्री के लिए मैंने विजय वेद सर के क्लास नोट्स को फॉलो किया, जो मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी फोटोस्टेट की दुकान से ले सकते हैं जाके। और ज्योग्राफी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी कई बार पढ़िए, उसे अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन आप देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें अच्छे से लिखने का प्रयास करिए कि आप कैसे उन्हें अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कॉपी में। डायग्राम बनाइए जो भी है, और लिखना कम शब्दों में कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर ज्योग्राफी का कुछ नहीं आता। इंडियन सोसाइटी के लिए आप टॉपिक देख के, जो भी टॉपिक है उसे आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं यूपीएससी इन हिंदी, तो आपको 1-2 कोचिंग का मिल जाएगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश को पढ़ के। इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करिए, हिंदी वाले को तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर ही सकते हैं, उनसे आप टॉपिक वाइज टॉपिक नोट्स बना लीजिए। और जब आप पिछली साल के पेपर देखेंगे, जीएस बनस सोसाइटी के कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको खुद से एक आइडिया लग जाएगा कि भाई यही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं, तो क्यों ना इसी चीज़ को अच्छा कर लिया जाए। और अच्छा बनाने के लिए आप जैसे
सोसाइटी में फीमेल्स वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात आती है, क्या उनकी समस्याएं हैं, ये सब आता है। तो उसके लिए हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट के डाटा देती है, बजट में डाटा देती है, और जो रिपोर्ट्स आती हैं, नीति आयोग बहुत सी रिपोर्ट देता है, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं, UNDP की कुछ रिपोर्ट आती है, कोई ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है। इस तरीके जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनसे भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कंपैरेटिव लिख सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि आप किस तरीके, केवल उसने वो क्वेश्चन में पूछेगा केवल इंडिया के बारे में, आप कंपेयर करिए अमेरिका से, दूसरे देशों से, तो उससे आप अच्छे से कंपैरेटिव उसे दर्शाइए, वहाँ आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांस रहते हैं। नॉर्मली सब लिखते हैं, सामान्य है उस तरीके से सब लिखते हैं। हर पॉइंट को एक एग्जांपल से जस्टिफाई करिए, जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं कि भारत में महिला साक्षरता कम है, तो लिख दीजिए सेंसस 2011 के अनुसार इतनी साक्षरता है, इतनी अभी भी निरक्षर वो महिलाएं हैं। या फिर आप क्राइम रेट की बात करते हैं तो NCRB की रिपोर्ट आती है, उसमें बताते हैं कि इतना क्राइम रेट कम हुआ है, या फिर जो भी मर्डर हैं इतने बढ़ गए हैं, इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। जो भी डाटा रहता है उससे आप जस्टिफाई करिए कि जो भी पॉइंट आपने लिखा। तो GS1 का ये रहा है। GS2 के लिए पॉलिटी रहती है, उसमें पॉलिटी के लिए आपके लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप विजन IAS का मीन्स 365 आता है, या फिर जो मंथली मैगजीन भी आती है तो उसमें जो भी टॉपिक चल रहे होते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसे लिख लीजिए, बस उतना पर्याप्त होता है। वही करंट के इंटरनेशनल रिलेशन में मैक्सिमम चीज़ें करंट से पूछी जाती हैं, हाल फिलहाल में जो चल रहा होता है, कौन से देश के कोई राष्ट्रपति आया, कोई गया, इंडिया ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, तो वो सब पूछा जाता है। तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन नोट्स जरूर बनाने हैं, केवल पढ़ के नहीं छोड़ देना, और उस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, याद लिखना है। और उसी में GS2 में एक सोशल जस्टिस का पार्ट आता है, उसे आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। उसके गूगल सर्च में भी कुछ भी सर्च नहीं करना है, जो सिलेबस में जो पॉइंट दिया है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे उन्हें सर्च करना है, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। नए क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, कुछ होते हैं वो सभी के लिए नए होते हैं, या फिर 2-3 क्वेश्चन सभी को नहीं आ रहे होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जैसे सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जो आपको पता है, उन्हें अच्छे से लिखिए। उन्हें इतना अच्छे से लिख दीजिए कि दूसरे, मतलब उसे ये लगना चाहिए हाँ इस बच्चे ने लगभग चीज़ें लिख दी हैं। या फिर कुछ ऐसा कर दीजिए कि इसने दूसरे जो पहले जो कॉपी एग्जाम में चेक की हैं एग्जामिनर ने, तो उसे ये नई चीज़ मिली है, इस तरीके से प्रेजेंट करिए। इसके लिए आप दूसरे देशों से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोई भी डाटा आपको 2-3 देशों के बारे में जानकारी हो तो उसे लिख सकते हैं, और पाई चार्ट बना सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं, और दंड आरेख बना सकते हैं, और नॉर्मल जनरल फैक्ट भी लिख सकते हैं। केवल उसमें आपको सोर्स क्या है उस फैक्ट का, या फिर कोई भी रिपोर्ट कोट करनी है तो उसका क्या सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए कुछ भी। और जो GS3 है उसमें साइंस, टेक, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक ये रहते हैं। इन सब के लिए ये GS3 लगभग करंट बेस होता है, हाल फिलहाल में जो चल रहा होता है। इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो कुछ स्टैटिक है, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कि भारत में गरीबी क्यों है, गरीबी, या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी का दुष्चक्र क्या है। पीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीडीएस क्यों, क्या लाभ हैं इसके, कहाँ तक समस्याएं बनी हुई हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। तो उन्हें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से लिखने की कोशिश करिए। फ्लो चार्ट बनाइए, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात आती है तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। एक फ्लो चार्ट होता है, गरीबी के दुष्चक्र का जो भी है उसे एक फ्लो चार्ट में बता सकते हैं। तो इकोनॉमी इस तरीके से हो जाएगी। जो करंट के टॉपिक हैं उन्हें आप, जो करंट की स्कीम होती है, हाल फिलहाल नई स्कीम जो गवर्नमेंट करती है, मतलब बजट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने आधारभूत संरचना के लिए क्या प्रयास किए हैं, और गरीबी दूर करने के क्या प्रयास किए हैं, और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा भारत, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब करंट के क्वेश्चन होते हैं कि अगर कोई भी कुछ भी मान लिया मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला हुआ है तो उससे ही क्वेश्चन बना देंगे। कोई लक्ष्य टारगेट रख दिया तो उसको कैसे अचीव करेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है इकोनॉमी का पोर्शन। तो इसे करंट से और जो पहले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके लिए आप UPSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, और PCS के साथ साथ UPSC के पेपर ज़रूर देखने चाहिए, उन्हें भी सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। उससे एक ज़्यादा क्वेश्चन और अलग अलग डायमेंशंस में
चीज़ें मिल जाती हैं और आप उनके मॉडल आंसर को पढ़ के भी अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। और जो साइंस टेक है उसके लिए आप कोशिश करिए कि वहाँ भी कुछ नया करें। नया करने से है कि आप मैप वगैरह बना दें कि जो जनरली चीज़ें साइंस टेक में कहीं इसको मतलब कम ही लोग बनाते हैं। जैसे मान लिया बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया की क्या प्रोग्रेस है, ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसमें मैप बना दिया कि इंडिया में 7 बायोटेक्नोलॉजी पार्क हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, इस तरीके से मैंने मैप बना दिया। ये मुझे लगता है मैंने कुछ अलग कर दिया था जिस यहाँ मुझे 1 या 2 नंबर का फ़ायदा हुआ होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो लोग छोड़ दे रहे हैं उससे आप बनाइए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी या फिर और ये चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए। अगर मुझे नहीं पता होता कहाँ का बायोटेक्नोलॉजी पार्क है तो मैं नहीं बना पाता। तो ये सब चीज़ें जब मैं पॉइंट वाइज अपने नोट्स तैयार कर रहा था तो उसी टाइम पे मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ था, इसलिए तुरंत वहाँ बना दिया। नहीं तो वहाँ इतना समय नहीं होता कि आप सोच पाएँ या फिर बैठ के आप याद कर पाएँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाइए और उसी नोट्स में ही जो डाटा फैक्ट आपको डालना है 2-3 जो भी है वहीं लिखिए और उन्हीं को बार बार यूज करिए। जब आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, तो आपके आंसर अच्छे होंगे। और GS4 की बात करें तो मैंने लोग लेक्सिकॉन पढ़ते हैं, उसके मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने DK बालाजी एक बुक आती है, एक IAS है उनके द्वारा लिखी हुई है, वो बुक अच्छी किताब है, सरल भाषा में है और पढ़ने में मज़ा आता है। 2-3 दिन में आप वो किताब ख़त्म कर सकते हैं, ऐसी किताब है। तो मैंने वो उसे पढ़ा, उससे एग्जाम्पल्स लिए। और टेलीग्राम पे भी कुछ चैनल हैं जहाँ एग्जाम्पल, एथिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल या फिर डाटा फैक्ट ये सब दिए रहते हैं। तो उन्हें मैंने फॉलो किया। वहाँ से मैं जहाँ से भी मुझे कंटेंट मिलता था मैं वहाँ से जैसे कोई फैक्ट मिला मैंने उधर एक कॉपी पे अलग नोट कर लिया। मतलब जिस सब्जेक्ट के जिस कॉपी में जिस सब्जेक्ट के नोट्स बन रहे हैं उसी के आगे उससे रिलेटेड फैक्ट लिख लेता था। हमें एक GS3 कॉपी बनाई हुई थी तो GS3 से रिलेटेड जो भी मुझे डाटा मिल रहा है या फिर कोई नई चीज़ मिल रही है वो उसी के आगे लिख लिया। GS4 की अलग कॉपी है, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल मिल रहे हैं वो उसके आगे लिख लिए, जिससे जब भी मैं वो कॉपी उठाऊं तो उसे बार बार देखूं। और कई बार कॉपी उठेगी तो बार बार सबसे पहले वो नहीं देखा जाएगा और याद करूँगा। मान लिया किसी दिन नोट्स नहीं पढ़ने लेकिन वो फैक्ट ही याद करना है तो उठा के आगे के 2 पेज पढ़ लिए फिर से रख दिए। तो इस तरीके से करना होता है। GS 5th और 6th 2 नए पेपर PCS में ऐड किए गए थे, दोनों UP स्पेशल हैं, UP से रिलेटेड ही जानकारी रहती है। तो उसके लिए मैंने एक कोचिंग की बुक प्रेफर की थी, उसमें ध्येय IAS की एक बुक थी, उसे किया। और जो अलग अलग संस्थान टेस्ट सीरीज चलाते हैं उनको मैंने उनके जो मॉडल आंसर होते थे उन्हें पढ़ा और उनसे कुछ भी नया जो मिलता था मुझे तो उन्हें मैंने अपने आंसर मतलब अपने नोट्स में इंक्लूड किया और उनका रिवीजन किया और उस लिखा। और बात आती है हिंदी और ऐसे की। हिंदी एक स्कोरिंग पेपर होता है जिसमें आप 150 नंबर का पेपर होता है, आप 110-115 तक अच्छे इजीली स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। और जो इधर स्कोर कर लेता है वो बढ़त में रहता है। तो हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करिए और लोकोक्ति मुहावरे एक ऐसी चीज़ें 10 आते हैं 30 नंबर के, तो उन्हें आप अच्छे से तैयार करिए और एक दिन में रटने की कोशिश न करिए। और रोज़ 10 से 15 याद करिए और जो पहले आ चुके हैं उन्हें ही याद कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी हिंदी की बुक लेके कर सकते हैं। तो हिंदी की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए मैंने कोई अलग से प्रयास नहीं किया, लेकिन कोई भी ऐसे है लगभग वही ऐसे हर बार पूछे जाते हैं। कोई नई स्कीम का पूछा जा सकता है, ये हो सकता है भारत की विदेश नीति पे या फिर किसी देश से हमारे कैसे संबंध हैं, या फिर कोई युद्ध वगैरह हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक संस्कृति वाला समाज और संस्कृति समाज ये साहित्य समाज का दर्पण है, इस तरीके से हर बार एक निबंध आता है। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल पेपर आउट जैसी कंडीशन होती है, हर बार वही आ रहा है तो क्यों एक निबंध तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। दूसरा एक भारत, जब आप GS2 पढ़ रहे होंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन, आपको हर देश के बारे में भारत की क्या स्थिति है, भारत के कैसे संबंध है, कहाँ चैलेंजेस हैं, क्या उसका सॉल्यूशन है, इस तरीके से होगा तो आप उसे एक फ्लो में लिख सकते हैं। और मैं मानता हूँ और जो भी और विशेषज्ञ हैं और टीचर भी बताते हैं कि अगर निबंध को एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाए तो अच्छा रहता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो निबंध को पैराग्राफ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से मेरा ये मेंस का रहा। और अगर उसके बाद भी अगर किसी को अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। उसकी लिंक वगैरह इंस्टाग्राम ID या फिर टेलीग्राम जो भी है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय नवोदय।